हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। जैसे कि आप जानते हो, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप देखो कि जगदीप धनखड़, ये उनके पिक्चर्स हैं और ये बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी उससे संबंध रखते हैं। और अभी लास्ट डे यानी मंडे को इन्होंने राष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया। देखो, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये तीसरे वैसे वाइस प्रेसिडेंट है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिजाइन दे दिया। पहले इस तरह के वाइस प्रेसिडेंट हैं वीवी गिरी और दूसरे हैं वेंकटा रमन। अब देखते हैं कि भाई, अगर जब वाइस प्रेसिडेंट ने अभी जब रिजाइन दे दिया तो उनका जो भी वर्क है कौन करेगा। तो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, या कहीं हिंदी में पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। तो जब भी अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं है या रिजाइन दे दिया तो उनका जो राज्यसभा में जो वर्क है वो डीपी चेयरमैन करते हैं, है ना। अभी वर्तमान में डीपी चेयरमैन जो है हरिवंश नारायण सिंह। तो अब ये उनके जगह पे ये काम करेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्शन कब होगा या कब इलेक्शन होता है। जब उपराष्ट्रपति रिजाइन दे देते हैं तो इलेक्शन कब होगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जैसे कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है तो वहाँ पे एक टाइम टेबल है, जैसे कि 6 मंथ के अंदर जो है इलेक्शन कराना अनिवार्य है। 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर में अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाता है। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित ऐसा कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। मतलब बस ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो पाए और उतना जल्दी इलेक्शन करा लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब देखो, ये जो इलेक्शन जो कराने का अधिकार है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, है ना, याद रखेंगे। सेकेंड बात ये है कि ये जो है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के अंतर्गत में ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इस कानून के अंतर्गत। और जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, मतलब दोनों जो सभाएं हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई, अगर जो नया प्रेसिडेंट अभी आएंगे तो उनका कार्यकाल कितना होगा। तो उनका कार्यकाल, यहाँ पे 2 बातें हैं। हो सकता है कि जैसे कि अभी धनखड़ साहब अब रिजाइन दे दिए तो उन्होंने 3 ईयर्स उन्होंने उनके 3 ईयर्स हो चुके हैं अपने कार्यकाल। अब बच रहे हैं 2 ईयर। तो 2 ईयर जो है, तो क्या जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे बन के इलेक्शन के बाद, तो क्या वो 2 साल के लिए रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो 2 साल के लिए नहीं रहेंगे, वो 5 ईयर्स के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे होगा। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन किस तरह से कराए जाते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड बातें। तो इसमें जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और इलेक्टेड भी हो सकते हैं। मतलब कि जो चुन के आए हैं प्रेसिडेंसी से, या जो राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करते हैं ना, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही वोटिंग करते हैं और बाकी जो हैं वो तो वो करते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन में आपने देखा होगा या पढ़ोगे
प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो है लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात आपको समझ बताया। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो विधानसभा होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स हैं, राज्यों को जो विधानसभाएं हैं, वहाँ के मेंबर भी है ना पार्टिसिपेट करते थे, मतलब करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात अब याद रखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि भाई कौन से सिस्टम के अंतर्गत ये इलेक्शन कराए जाते हैं। तो एक सिस्टम है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है ना, और सीक्रेट बैलेट पेपर्स पर इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो भाई क्या एलिजिबिलिटी है? तो देखो, पहली बात तो ये है कि जिसको उपराष्ट्रपति बनना है तो वो तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, या और ये भारत का नागरिक लगभग सारे एक मतलब जो है क्राइटेरिया, ये ऐसा क्राइटेरिया जो सभी मतलब उपराष्ट्रपति तो हैं ही, राष्ट्रपति के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, गवर्नर के लिए भी, सभी के लिए। और इनका जो एज होना चाहिए वो 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, 35 साल एज होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। आप साथ साथ में ये भी याद करते चलो कि जो भाई 35 वर्ष और किसके लिए है, तो 35 वर्ष हमारे ये गवर्नर जो होते हैं उनके लिए भी 35 वर्ष का एज रखा हुआ है ना, एज होना चाहिए। ठीक है, और 35 वर्ष किसके लिए रखा हुआ है, तो प्रेसिडेंट के लिए भी, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, तो राज्यसभा में इलेक्टेड होने का जो क्वालिफिकेशन है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं जो उनका क्वालिफिकेशंस होते हैं वो भी क्वालिफिकेशन इनको होनी चाहिए। एंड रजिस्टर एज एन इलेक्टरल इन एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, और वो किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से एक तरह से वहाँ पे इलेक्टर के तौर पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हों। ठीक है, ठीक है, तो आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।